सो हेलो गाइस, अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अनअकैडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अनअकैडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अनअकैडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच, ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अनअकैडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अनअकैडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, दिस इज विकास एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है बिल द फार्म बिल्स बेनिफिट फार्मर्स। तो ये जो फार्म बिल आया है, क्या ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स को? तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बारे में आप देख सकते हैं। आप मुझसे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हैं। नाउ ये क्या है एक्चुअल में? सो ये एक वाटरशेड मूवमेंट है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, ऐसा कहना है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में एक वाटरशेड मूवमेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त भाव विभोर करने वाला बहुत ही बेहतरीन पल है, कि जिससे
अब हमारे इंडियन फार्मर्स को उनका जो हक था वो टाइम से मिलेगा और सही से मिलेगा। वो अब उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है कि वो किसको बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो पूरे आज़ाद हैं अपने आइटम्स को किसी को भी सेल करने में। उनके ऊपर किसी की भी एक तरह से दबाव नहीं चलेगा, ठीक है। सो नाउ फार्मर्स विल हैव ईजियर एक्सेस टू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। अब वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि उनकी यील्ड को और उनके प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, ठीक है, ताकि उनको एक बेटर रिजल्ट मिले। ऐसा कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। ऑन द अदर हैंड राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मैं एक फार्मर का बेटा हूँ और एक मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के साथ साथ मेरी फैमिली फार्मिंग से एसोसिएटेड है काफ़ी पीढ़ियों से। और ये जो हमने काम किया है ये एक स्टेप है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, मतलब कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। जो भी ऐसा करना चाहता है, जो भी उनके अगेंस्ट जाता था, सो ये हमने काम उसको रोकने के लिए किया है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है अभी वो फार्मर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती है। सो व्हाट हैपेंड इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द हाउस। तो क्या हुआ था एक्चुअल में, आप देख सकते हैं कि डेरेक ओब्राइन और बहुत सारे मिनिस्टर्स जो थे टीएमसी या फिर अलग अलग पार्टीज से, सो उन्होंने क्या कहा कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है, ठीक है। पार्लियामेंट में आपने ऐसे ही मतलब बाकी लोगों को या फिर आप कह सकते हो कि ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया अपना राय रखने की, अपना वोट देने की। और आपने गवर्नमेंट के ही लोगों से वोट ले लिया जिनकी भी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी पार्लियामेंट में अटेंडेंस। सो आपने उसको बिल को पारित करा दिया। सो ये वाला यहाँ पर क्या कहते हैं अटेम्प्ट किया है। डेरेक ओब्रायन का ये कहना है कि जो हमारे वो थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वहाँ पर बैठे हुए स्पीकर थे, ऑनरेबल स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सो उन्होंने इस चीज़ को होने दिया। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और उन्होंने फिर क्या किया, जो राज्यसभा के अंडर जो रूल बुक थी उसको उन्होंने फाड़ दिया, फाड़ने की कोशिश की मतलब। सो वो भी अपने आप में एक गलत चीज़ थी। और जो और उनका पर्पस क्या था ये करने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ अस सॉ टुडे दिस वाज द ब्रूटल मर्डर ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। सो उन्होंने डेमोक्रेसी की मर्डर को होते हुए देखा, ऐसा उनका कहना था। सो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई हमने रूल बुक को फाड़ा, जो कि अगेन एक गलत चीज़ है। आप मतलब कोई एन आई फॉर एन आई वाला सीन हो गया कि आप वो गलत कर रहे हो तो हम भी कुछ गलत करेंगे। सो ऐसा ही चीज़ कहना था। और रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन या कांग्रेस के नेता हैं, सो उन्होंने क्या कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है ये लिवलीहुड छीन लेगा फार्मर्स का उनसे, ठीक है। और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। और गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा हुली गैनिज़्म यानी कि एक सुपरफिशियल चीज़ को इस्तेमाल करके और अपना दबदबा दिखाते हुए इस लॉ को पारित किया है और फोर्सिबली पास किया है लॉ को। और उन्होंने 62 करोड़ फार्मर्स की लिवलीहुड छीन ली है। तो ऐसा कुछ कहना था ना। एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्चुअल में 3 फार्म बिल्स जो आए थे वो हैं क्या। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपने एसेंट दिया था, अपना यस दिया था किसको, ये तीनों कंटेंशियस फार्म बिल्स को, विच अपोजिशन पार्टी से आर एंटी फार्मर। तो कहते हैं कि एंटी फार्मर है ये और कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, यानी कि कॉर्पोरेट्स को इससे फायदा होगा और फार्मर्स को इससे नुकसान होगा। आफ्टर दे वर रिसेंटली पास्ड बाय गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग इट्स मॉनसून सेशन एमिड वेहमेंट प्रोटेस्ट। तो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बावजूद उसके मध्य में ये लॉ पास कर दिया उन्होंने। तो 3 जो वो थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला है द इसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो इसने एक ऑलरेडी एक बिल को अमेंड किया था, इसेंशियल कॉमोडिटीज को अमेंड किया था। दूसरा बिल जो था वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, कॉमनली जिसको हम रेफर करते हैं एपीएमसी बाईपास बिल। एपीएमसी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कॉरपोरेशन, मतलब जो उसका उससे रिगार्डिंग जो बिल होता है, इट इज़ अ बाईपास बिल। एंड तीसरा जो बिल था वो था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल वर क्लियर्ड बाय पार्लियामेंट एमिड प्रोटेस्ट फ्रॉम द
अपोजिशन। तो ये 3 तरह के बिल थे जो पास किए गए। नेक्स्ट है इट्स कंसर्न्स। क्या कंसर्न्स हैं इसके अंदर जनरली? सो पहला कंसर्न है दीज बिल्स रिप्रेजेंट फेयरली इंपॉर्टेंट चेंजेस इन मार्केटिंग रेगुलेशन। सो मार्केटिंग रेगुलेशन में कुछ फेयर इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं एंड आर व्हाट मैनी वर आस्किंग फॉर बिकॉज ऑफ द फ्लॉज इन द एपीएमसी। तो एपीएमसी में काफी सारे फ्लॉज थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है, पीछे मैंने उसको कॉर्पोरेशन बोला, इट्स अ कमिटी। सो उस सिस्टम के अंदर काफी सारे फ्लॉज थे। सो उसकी वजह से उसको ठीक करने के लिए ये एक मार्केटिंग रेगुलेशन लाया गया। जैसे रेगुलेशन होता है ना कि किसी भी चीज को स्मूथली रन कराना हो तो एक रेगुलेशन काम करना चाहिए। जैसे बैंक्स पे रेगुलेटरी से भी है, बैंक्स का रेगुलेटरी, ऐसे ही इसका भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन बनना चाहिए। तो एपीएमसी के फ्लॉज के तहत ये लाया गया। बट एट द सेम टाइम दे आर वरिंग फॉर 2 रीजंस। तो 2 रीजंस थे जिसकी वजह से इस पे कंसर्न्स उठ रहे हैं, इस पे इश्यूज उठ रहे हैं अभी के लिए। फिर हम आगे देखेंगे। क्रिटिसिज्म इसके काफी सारे हैं। द फर्स्ट इज इन व्हाट दे से। सबसे पहला कि भाई वो क्या कह रहे हैं। द बिल्स हैव लैक्यूना, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लैक्यूना क्या कहते हैं उसको कि कुछ दुविधा है उसमें, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है। लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड रिपोर्टिंग दे आर समवट नॉन ट्रांसपेरेंट। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये कि नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर गायब है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इज व्हाट दे डू नॉट से, मतलब उन्होंने क्या नहीं कहा। पहला तो उन्होंने क्या कहा और फिर दूसरा उन्होंने क्या नहीं कहा। यू कांट हैव मार्केटिंग बिल्स दैट आर डिवोइड of the larger context of state intervention in agriculture and agricultural policy। सो उन्होंने कहा कि आप मार्केटिंग बिल्स को हेल्ड नहीं कर सकते हो, आप रख ही नहीं सकते हो, जो कि मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट इंटरवेंशन में आता है, ठीक है। सो वो एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है उसका कि एग्रीकल्चर पॉलिसी और एग्रीकल्चर जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। सो वो अगर वो नहीं चाहेगा तो आप मार्केटिंग बिल्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। आपको पता भी नहीं होगा कि मार्केट में क्या बिल चल रहे हैं। मतलब आपको ये नहीं पता हो सकता कि अगर मान लो 2 फार्मर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे बेच रहे हैं, एक फार्मर को ज़्यादा पैसे मिल रहा है, दूसरे को कम मिल रहा है, बट अब उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको उसके लिए कितना बिल जायज़ है, ठीक है। ये कुछ इसमें इश्यूज हैं फिलहाल के लिए। क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि बिल्स एंटी फार्मर क्यों हैं और कॉर्पोरेट फ्रेंडली क्यों हैं। दोनों ही पॉइंट्स को देखेंगे। एग्रीकल्चरल फॉल्स इन द स्टेट लिस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। देयर आर 3 लिस्ट ना। सो पहला होता है क्या कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें से तो फाइनल से तो यूनियन का ही होता है, बट उसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही अमेंड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बट अगर यूनियन चाहे तो वो ओवरशैडो कर सकता है स्टेट के चेंजेस को। नाउ कम टू द टॉपिक। Hence, many argue that the center should not be making legislation on this subject at all. So, काफी लोगों का कहना है क्योंकि ये एक स्टेट लिस्ट में आता है तो सेंटर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसमें अपने मतलब टांग नहीं भिड़ानी चाहिए एक तरह से, as that will compromise on the state's ability to tax. So, टैक्स एंड रेगुलेट एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा स्टेट्स की एबिलिटी को। कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि स्टेट्स की, हमें ऐसा लगेगा एज एन ऑडियंस और जो भी एज एन सिटीजन कि भाई स्टेट जो है वो, कि जो स्टेट है वो इतना सुदृढ़ नहीं है कि वो अपना क्या कहते हैं टैक्स और रेगुलेट कर सके एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने स्टेट की। सो स्टेट्स की एबिलिटी पे शक, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो कुछ करना चाहेगा बट स्टेट कर नहीं पाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द एपीएमसी बाईपास बिल। तो ये जो एपीएमसी बाईपास बिल है तो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिल है वो एक्चुअली एज्यूम करता है दैट प्राइवेट प्लेयर्स डोंट एग्जिस्ट टुडे एंड द एपीएमसी इज अ मोनोपोली। तो भाई इसका सीधे सीधा कहना है कि प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही नहीं, एपीएमसी की ही मोनोपोली है, कि एपीएमसी ही है जो पूरे इंडिया में सबको देख रहा है। बट ऑन द अदर हैंड आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर डूइंग ऑल दोज बिजनेसेस यूजिंग दोज प्राइवेट प्लेयर्स। तो प्राइवेट प्लेयर्स या
कुछ हद तक मीडिएटर्स जो उसमें आते हैं वही मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस करवाते हैं। एपीएमसी तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, बड़ी मार्केट होगी कहीं पर, तो छोटी छोटी मार्केट्स भी तो हैं इंडिया में, वहाँ पर एपीएमसी का उतना से नहीं होता, से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि वो होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ पर, तो उल्टा है यहाँ पर। दैट्स वाई इन दैट सिनारियो इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, दैट इज़ अ फ्लॉड एजम्पशन। ये एक फ्लॉड एजम्पशन है। प्राइवेट प्लेयर्स एक्चुअली लुक टू द एपीएमसी, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं वो एपीएमसी को देखते हैं, एक्चुअल में वही होते हैं फॉर अ रेफरेंस प्राइस वही दे पाते हैं, वरना जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल दिया था वही सिनारियो आ जाएगा, टू कंडक्ट देयर ओन ट्रांजेक्शंस। नाउ थ्रू दीज बिल्स trying to create an alternative that's outside the APMC, which is an advantageous terms where you do not have to pay mandi fees और taxes। तो कहना क्या है कि इन बिल्स के जरिए हम एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एपीएमसी के बाहर हो, ताकि कोई भी ज़्यादा एडवांटेजियस टर्म्स में आपसे पैसे ना ले सके, मंडी और जो भी वहाँ का टैक्स होता है वो आपको पे ना करना पड़े। आगे द सिस्टम ऑफ आरथियाज, और आरथियाज वही मीडिएटर्स जो बेसिकली जिनको बिचौलिए कहते हैं, जो एक तरह से हेल्प करते हैं फार्मर्स को उनका डिजायर्ड अमाउंट लेने में, वो उनको ले जाते हैं पर्टिकुलर मंडी या पर्टिकुलर बायर के पास, ठीक है। और कमीशन एजेंट्स, जिनको कमीशन एजेंट्स भी कहते हैं, फैसिलिटेट्स प्रोक्योरमेंट, जो कि प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद फरोख्त को फैसिलिटेट करते हैं, एंड लिंक roads connecting most villages to the notified markets and allowing farmers to easily bring their produce for procurement। so ये वाला जो सिस्टम है आरथियाज का ये कहलाता है, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आगे farmers fear that encouraging tax free private trade outside the APMC mandis will make these notified markets unviable। so जो notified markets हैं अभी unviable हो जाएंगे उनके लिए, एक तरह से unviable, वो उस पर रीडीली ईजी गोइंग नहीं होगा उनके लिए, उनको ट्रस्ट करना वायबल नहीं होगा उनके लिए उस अप्रोच पे जाना, ठीक है। सो जो फ्री प्राइवेट ट्रेड की बात चल रही है आउटसाइड द एपीएमसी, विच कुड लीड टू अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सेल। तो ये गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पे भी हार्म कर सकता है फिर, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि कौन उसके पास आ रहा है, किसको खरीद सकता है वो, और क्या क्या उसने खरीदा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या खरीदा पर्टिकुलर फार्मर से। नाउ मोस्ट ऑफ द स्लोगन्स एट द फार्मर्स प्रोटेस्ट रिवॉल्व अराउंड द नीड टू प्रोटेक्ट एमएसपीज। सबसे बड़ा स्लोगन यही है कि इसमें कोई अश्योरेंस नहीं है कि भाई एमएसपी को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यू आर मेकिंग प्राइवेट प्लेयर्स कि भाई आप आओ और आप खेलो, और एपीएमसी को की मोनोपोली हम हटा रहे हैं, यानी कि एक तरह से सर पे से एक वो जो गवर्नमेंट का एश्योर्ड हाथ था वो हम हटा रहे हैं, अब प्राइवेट प्लेयर्स उसकी जगह लेंगे। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी की जो प्रोटेक्शन है उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा स्लोगन्स आपको देखने को मिलेंगे, विच दे फील आर थ्रेटन्ड बाय द न्यू लॉज। फार्मर्स आर ऑल्सो डिमांडिंग दैट एमएसपीज जो हैं उनको यूनिवर्सल बना देना चाहिए विद इन मंडीज एंड आउटसाइड, सो दैट ऑल बायर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट, विल हैव टू यूज दीज रेट्स एज अ फ्लोर प्राइस, ठीक है। तो एक फ्लोर प्राइस उनको मिल जाएगा जितने भी बायर्स होंगे, ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कैसे भी हो, विच सेल्स कैन नॉट बी मेड, तो उसके नीचे सेल बिल्कुल आप नहीं कर सकते, तो एक एमएसपी तो होना ही चाहिए। सपोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दे हैव द पावर टू सेल देयर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स टू एनीवन एंड एनीवेयर। बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि अब एपीएमसी की मोनोपोली नहीं रहेगी तो उनके पास अपनी पावर है, अपना से है कि भाई वो अब किसी को भी बेचना चाहे, कोई भी पर्टिकुलर फार्मर तो बेच सकता है, कुछ भी बेचना चाहे बेच सकता है। इट इज दिस पावर विच इज द फाउंडेशन ऑफ देयर ग्रोथ। नाउ द सेम पावर हैज बीन गिवन टू फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। तो सेम पावर ऑफ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री उनको भी मिल रही है, ठीक है। यही पावर है जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, मतलब ये इंडिपेंडेंसी जो है और ये छूट जो है यही उनको हेल्प करेगी ग्रो करने में एज अ फार्मर। They have got the freedom to sell not only fruits and vegetables but grains as well. Grains में sugar cane, mustard, anything that they grow, they can now sell to anyone and anywhere they like. So ये तीनों पॉइंट्स का क्रक्स एक ही है कि अब वो किसी को भी कुछ भी बेच सकते हैं। अब उनके ऊपर कोई ऐसा बार नहीं है कि आपको इनको ही बेचना है, पहले भी नहीं था, बट पहले इतनी आज़ादी भी नहीं थी, उनको एक फॉर्मेट के तहत चलना पड़ रहा था।
ऐसा इसके सपोर्ट में आर्गुमेंट्स हैं। नाउ द सेंटर हैज टेकन द स्टेप्स टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। सो सेंटर का क्या कहना है, उन्होंने ऐसा स्टेप इसीलिए लिया है ताकि उनको एक राइट प्राइस मिले उनके प्रोड्यूस का। अभी तक एक फिक्स प्राइस पे सबको मिल रहा था, तो अब वो खुद से वो तय करेंगे कि उनको क्या प्राइस चाहिए, क्या उनकी नीड है, तो उसकी वजह से उनको राइट प्राइस मिल सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इंश्योर दैट द फार्मर्स गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस, द फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट, तो फार्मर्स को इससे बेनिफिट होगा, बट सम पीपल आर ट्राइंग टू मिसलीड द फार्मर्स। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि भाई कुछ लोग फार्मर्स को मिसलीड भी कर रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं भी हो रहा है, कुछ लोग सच में कर भी रहे हैं, कुछ लोग सही में एलिगेशन सही तरीके से पुट ऑन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो अभी ये वाला दूसरा वाला जो था सेकंड वाला, तो उसमें क्या होता है, सीक्स टू गिव फ्रीडम टू फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी मार्केट यार्ड्स मंडीज। तो जो भी मंडीज हैं उसके बाहर भी वो अपना प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, ऐसा कहना है ये इस वाले एक्ट का, जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है। आगे द गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि ये जो हमने किया है ये एम करता है फैसिलिटेटिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स। तो अल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स बनेंगे देश में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आएगी कि अच्छा आप मुझे इतने में बेच रहे हो, वो वाला मुझे इतने में बेच रहा है, और मतलब सबको अपना डिजायर्ड प्राइस मिलेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस आएगी ना कि अच्छा वहाँ 40 का मिल रहा है, चलो मैं 35 में दे देता हूँ, मैं इतने का मुनाफा कमा लेता हूँ, या मैं वो कर लेता हूँ। तो सभी के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि वो फैसिलिटेटिंग रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज जो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 है, ये क्या करता है, ये फार्मर्स को राइट देता है टू एंटर इन ए कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी तक फार्मर्स के पास कोई ऐसा राइट नहीं था जो कि डिफाइंड राइट हो, तो अब वो राइट मिल गया है कॉन्ट्रैक्ट में जाने का विद एग्री बिजनेस फर्म्स। एग्री बिजनेस फर्म्स जो होते हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल मार्केट को ही सपोर्ट करते हैं। दूसरा प्रोसेसर्स, जो प्रोसेस करते हैं, होलसेलर्स, होलसेल में जो सामान खरीदते हैं, एक्सपोर्टर्स जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और लार्ज रिटेलर्स फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस एट ए प्री एग्रीड प्राइस। तो पहले से एग्रीड प्राइस होगा और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, अच्छा साहब 1 साल के लिए हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और हम आप ही को बेचेंगे और आप ही आगे प्रोसेस करना। तो एक प्री एग्रीड प्राइस होगा, वो प्राइस चाहे देश में मंदी आए चाहे कुछ भी हो, वो प्राइस नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं जाएगा, वो एक फिक्स प्राइस पे उनको मिलेगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट इज द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2026 टू रिमूव कमोडिटीज लाइक। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है, उन्होंने इन कमोडिटीज को हटा दिया है, ये तो बहुत ही फेमस है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटो, इनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया है एंड विल डू अवे विद द इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स। अब ये स्टॉक होल्डिंग लिमिट से भी दूर भाग जाएंगे, अब आप इनको लेके पाइल अप करके स्टॉक नहीं रख सकते हो, मतलब वो एक तरह से उसके ऊपर लिमिट हटा दी गई है, ठीक है। अब आपको उनके साथ जो करना है करो, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं है। पहले क्या होता था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट होती थी, इनको तो उनको बेचना ही पड़ता था, इनको तो उनको मार्केट में लाना ही पड़ता था, चाहे प्राइस हो या ना हो, मतलब खरीदना ही पड़ता। गवर्नमेंट के लिए भी ये वाली चीज थी, और क्योंकि उसको आगे प्रोसेस करना है पूरे इंडिया में, और फार्मर्स के लिए तो दिक्कत होती थी क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज में आता था, ये तो हर हाल में एसेंशियल है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो इम्पोजिशन नहीं है स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स का, अब वो स्टॉक होल्डिंग उनके अपने ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्रिटिक्स हैं वो एमएसपी को ऐड करना चाहता है टू लीगल फ्रेमवर्क। वो ये चाहता है कि एमएसपी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाए, एक लॉ आ जाए, एक बिल आ जाए, जिससे एमएसपी हमेशा के लिए ऐड हो जाए फार्मर्स के साथ, सो दैट दे हैव अ फ्लोर प्राइस ऑफ सॉर्ट्स, एक सॉर्टेड वे में उनके पास फ्लोर प्राइस हो कि उसके नीचे तो हम बेच नहीं वाले भैया, ठीक है। क्या ये कोई सोल्यूशन है? इज दैट सम काइंड ऑफ अ सोल्यूशन फॉर नाउ? ये एमएसपी वाला जो हमने पीछे देखा था कि प्रोटेस्टर्स ये चाह रहे हैं, क्या ये सोल्यूशन है जो फार्मर्स हैं? यस, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई, उसका गठन हुआ था 1965 में एज अ रिस्पॉन्स टू अ सिग्निफिकेंट फूड शॉर्टेज इन द कंट्री। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था ताकि हम फूड को पहले से रख के रखें, ताकि जब ऐसी शॉर्टेज वाली सिचुएशन आए तो वो इजीली दे पाए एट लोअर प्राइसेस और एट सम डिजायरेबल प्राइसेस टू द कंट्री।
सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो, ऐसी सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में या फिर कैसे भी सिचुएशन आ जाए। फ्रॉम दैट पॉइंट वी हैव मेड प्रोग्रेस इन फूड प्रोडक्शन, हमने वहां से बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से फूड प्रोडक्शन पे काम किया है। मिल्क प्रोडक्शन में तो वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप। इन द अर्ली 1990s वी वर नॉट फेसिंग फूड शॉर्टेजेस। सो 1990s के टाइम पे हम फूड शॉर्टेज को बिल्कुल भी सहन मतलब बेसिकली नहीं झेल रहे थे, नहीं फेस कर रहे थे। दैट डिड नॉट मीन दैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर वॉज एड्रेस्ड। अब फूड शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि भाई फूड है हमारे पास, बट हंग्री तो लोग हैं। मान लो अगर मैं हंग्री हूं, मेरे पास 10 रुपए नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन खाना मिल रहा है 10 रुपए पे, खाना है हमारी कंट्री में, खाना है, बट वो पहुंच नहीं रहा है हंग्री, हर एक हंग्री बंदे पे पहुंच नहीं रहा है। पोवर्टी से आज भी काफी सारे लोगों की जान जाती है। देर आर सो मेनी डाटाज अवेलेबल इन द कंट्री की हर मिनट का भी डाटा मिलेगा आपको, हर दिन का डाटा मिलेगा, कितने लोग रोजाना भूखे सोते हैं, कितने लोग की भूख से मौत होती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से मौत होती है। सो हंगर की प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हुई है, इट कंटिन्यूज टू परसिस्ट बिकॉज देयर इज माल डिस्ट्रीब्यूशन। माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड ग्रेन का कि कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर वो सड़ जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। एंड दैट इज हैपनिंग इन स्पाइट ऑफ द पीडीएस। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके बावजूद ये सिस्टम हो रहा है, ये चीज हो रही है। जो माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, माल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे पहुंचता है, कहीं पे नहीं पहुंचता है, कहीं पे अजीब तरीके से पहुंचता है, कहीं पे सड़ा हुआ पहुंचता है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सो माल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दिस कम्स अंडर दिस ब्रॉडर डोमेन कॉल्ड माल डिस्ट्रीब्यूशन। पीडीएस के होते हुए चीज हो रही है। देन one has to recognize that we have a different political economic regime than the time the SCI was set up। तो उस टाइम पे regime क्या था भाई, 1965 मंडल कमीशन आया हुआ था उससे पहले, ठीक है, और देश में एक वो लहर चली हुई थी कि भाई हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना है, हमें हर चीज में सुधार करना है। देन उससे कुछ टाइम पहले क्या कहते हैं ये LBS लाल बहादुर शास्त्री जिनकी आज जयंती भी है, उनकी भी मृत्यु हुई थी। सो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे, काफी सारा उतार चढ़ाव चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी, एक अलग ही पॉलिटिकल इकोनॉमिक रेजीम था जब FCI फॉर्म हुआ था। तो उस टाइम पे शॉर्टेज खाने की ज्यादा थी, ठीक है, खाने की शॉर्टेज ही थी, खाना ही पूरा नहीं था। अब तो खाना पूरा है, अब उसकी पीडीएस में हमें बेटरमेंट लानी है, यानी कि उसको किस तरीके से हम आगे प्रोसेस करें, कैसे अपनी हंगरनेस को खत्म करें, कम करें। सो उस पर हमें काम करना चाहिए। आज का सिस्टम ऐसा है। सो FCI का सेटअप एक अलग उद्देश्य से हुआ था, वो उद्देश्य बिल्कुल सही से फुलफिल हो रहा है कि भाई हाँ हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं है, खाना पूरा है, बट वो सड़ भी तो रहा है, हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हमारे पास पीडीएस सिस्टम इतना अच्छा नहीं, इतना डेवलप नहीं है कि वो हर किसी को इजीली खाना पहुंचा रहा हो। तो उसमें हमें काम करना है। पोस्ट लिबरलाइजेशन, जो 1990 के बाद LPG रिफॉर्म्स आए, पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट प्लेयर्स और कैपिटल के पास बहुत ही ज्यादा ग्रेटर रोल हो गया प्ले करने को इकोनॉमी में। तो उन्होंने क्या किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बट लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि उनको रेगुलेट कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स को रेगुलेट कौन करेगा। अगर कोई भी नहीं करेगा तो वो तो अपने सेल्फ सस्टेन के लिए काम करते हैं ना। सो अपनी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो तो अपने हिसाब से मार्केट को रन करने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर कुछ रेगुलेशन तो होना चाहिए ना, उनको तो थोड़ी ना फर्क पड़ेगी आम लोगों की, वो फर्क के लिए तो हमने गवर्नमेंट को रखा है, तो गवर्नमेंट को फर्क होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन बिठाना पड़ेगा। सो MSP क्वेश्चन इज लार्जर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिजर्व्स अ वेरी सीरियस कंसल्टेटिव प्रोसेस एंड इट्स ओन डेडिकेटेड एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि ओन डेडिकेटेड एक्ट होना ही चाहिए MSP का, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। और आज से ही नहीं है, कब से, जितना जरूरी हमारे एजुकेशन में NEP था और उसके इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें आप काफी सारे एक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको अब जो बनने वाले हैं, उतना ही जरूरी हमारे लिए ये MSP है फॉर द फार्मर्स, ठीक है। जय जवान जय किसान, आज ये नारा इसीलिए तो लगाया जाता है आज के दिन, क्योंकि LBS सर ने हमें नारा दिया था, शास्त्री सर ने, और इसी के बेस पे हम खा रहे हैं, इसी के बेस पे हमारा हर एक सिस्टम चल रहा है, ड्यू टू द फार्मर्स। सो जब भी आप कोई मील लेते हो, थैंक अ फार्मर कहते हैं ना ऐसा, तो इसीलिए MSP की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। One suggestion was if the APMCs were functioning as they would under the old regime। so ये एक और यहाँ पर सजेशन आ रहा है कि भाई अगर APMC फंक्शन कर रही है as they would under the old regime, जैसे पहले चल रहा था, then you would ensure that all bidding starts at the MSP।
तो आप इंश्योर भी कर सकते हो, क्योंकि पहले हमारे पास एमएसपी तो थी ना, बेशक उसके पीछे कोई लॉ अटैच नहीं था, बट एमएसपी थी, एपीएमसी के साथ एमएसपी अटैच थी। सो आप ये तो कह सकते हो कि बिडिंग जो स्टार्ट होगी, यानी कि जो खरीद फरोख्त स्टार्ट होगी वो एमएसपी प्राइस के ऊपर ही होगी, वहीं से स्टार्ट होगी, विच इंश्योर दैट द एमएसपी स्टार्ट्स एट अ फ्लोर प्राइस। तो एक फ्लोर प्राइस तो मिलेगा, एक बेस प्राइस तो होगा ही फार्मर्स के पास टू गेन समथिंग, उसके ऊपर ही अपनी बिडिंग चालू होगी। We have lost that opportunity now, because now if you say APMC has a MSP but outside it, अब आप क्या कहोगे, APMC ही यहाँ पर नहीं है, APMC का ही रोल कोई बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, तो जो उसकी MSP थी वो भी उसके बाहर चली गई है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी प्राइस पे बेच सकते हो फार्मर्स को। MSP कैसे रहेगी, आप ये लॉजिकल डिसीजन लगा ही नहीं मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि MSP कैसे आप अपहेल्ड कर सकते हो जब आपने यही कह दिया कि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को भी बेच सकते हो, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हो, तो आप कैसे रेगुलेट करोगे क्या उस पर्टिकुलर फार्मर को एमएसपी मिल रही है कि नहीं। 130 करोड़ से भी ऊपर की आबादी में आप ये रेगुलेट नहीं कर सकते हो, सुपरफिशियल है, हाइपोथेटिकल है, यूटोपियन आइडिया है प्रॉपर। तो आपको रेगुलेशन के लिए आपको एक रेगुलेटरी बॉडी तो रखनी ही पड़ेगी, एमएसपी को लॉ के तहत इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपकी एमएसपी इंश्योर होगी। सो देन इट मेक्स नो सेंस एनी मोर। तो वही चीज है कि अगर एमएसपी एपीएमसी ही नहीं है अब एक तरह से, तो एमएसपी उसके बाहर निकल जाती है, एमएसपी भी नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ये चीज। क्या कोई स्कोप है फॉर कोर्स करेक्शन इन दीज बिल्स, तो आप कोई करेक्शंस किए जा सकते हैं इन बिल्स पे। हाँ, देयर कैन नॉट बी माइनर ट्वीक्स, मेजर करेक्शन नीड्स टू बी डन। तो छोटे छोटे ट्वीक्स तो हैं, पर मेजर करेक्शंस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। माइनर ट्वीक से काम नहीं चलेगा, छोटे छोटे करेक्शन से नहीं चलेगा, इधर से पेंच करने से, इधर से थोड़ा स्पेलिंग ठीक करने से काम नहीं चलेगा, आपको रूट कॉज पे जाके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। द कंसल्टेटिव प्रोसेस हैज टू बी देयर, दैट वाज मिसिंग, जो मिसिंग था विद इन आवर फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ दैट नीड्स टू बी डन। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई सभी के साथ डिस्कशन करके, उसमें सभी हो, आपके इकोनॉमिस्ट हो, आपके अपोजिशन के लीडर हो, बहुत अच्छा सा एक डिस्कशन कीजिए फॉर द फार्मर, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल गेन्स। इट मे साउंड लाइक एन अलार्मिस्ट, बट ऑन द फेस ऑफ इट, इफ दीज एक्ट्स अंडरमाइन द ग्रेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम, अगर ये अंडरमाइन करेंगे ग्रेन प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, देयर कुड बी बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो बाल्कनाइजेशन हो सकता है, बाल्कन स्टेट की तरह, मतलब बट सकती है कंट्री। बाल्कन्स होते हैं ना, तो 3 स्टेट्स हैं वहां पे, 3 कंट्रीज हैं, तो एक वो अजीब सा ही ढांचा नजर आएगा, फेडरल सिस्टम रहेगा ही नहीं, फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं। आपका क्या हो जाएगा, पहले अनडिवाइडेड इंडिया था ना ये, कि भारत बहुत सारे क्या कहते हैं राज्यों का भूखंड है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो। अब वो डिवाइडेड हो जाएगा कि पंजाब अपने हिसाब से चल रहा होगा, राजस्थान अपने हिसाब से चल रहा होगा, चलाइए, बट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना सबके ऊपर। सो वो चीज यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ फार्मर्स एनीमोर, अभी मैटर ऑफ फार्मर्स रह ही नहीं गया, ये इससे भी ज्यादा डीपर कंसर्न हो गया। आप सोचिए ना कि फार्मर्स को अगर उनका जो भी प्रोसेस वो कर रहे हैं, जो भी वो बेच रहे हैं, वो सही से नहीं मिलेगा, उनके प्राइसेस बिल्कुल ही डिफर करते रहेंगे, अप्स एंड डाउन चलते रहेगा, ठीक है, वो शिफ्ट्स आते रहेंगे प्राइसेस में, सो वो ठीक से नहीं ले पाएंगे, और फिर सारा काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, तो फिर वो जब उसको आगे बेचेंगे तो वो हम आम लोगों के लिए भी, जो शहरों में रह रहे हैं, जो फार्मर्स नहीं है, उनके लिए भी दिक्कत करेगा, जो खरीदने वाले हैं। सो ये अब डीपर कंसर्न हो गया है, सिर्फ फार्मर्स का मैटर नहीं रह गया। दैट्स वाई कि यहाँ पर गवर्नमेंट को अब अलार्मिसिटी समझनी पड़ेगी इस सिचुएशन की, और उस पर काम करना पड़ेगा। The biggest worry stems from the fact that only 6% of the country's farmers have been able to sell their prices at MSP। तो अभी भी देखो, MSP जब तक था तब भी 6% फार्मर्स ही थे जिनको MSP पे क्या कहते हैं सेल करने का मौका मिलता था अपने प्राइसेस को, ठीक है। बाकी के 94% जो फार्मर्स थे उनको they were forced to sell their produces at lower prices than the MSP that has been determined by the government। गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाने पे भी 94% लोगों को MSP तक नहीं मिलता था। आपने ये न्यूज तो सुनी होंगी कि प्याज 1 रुपए किलो बिक रहा है। क्या 1 रुपए किलो का प्याज खरीदते हो आप 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो प्याज खरीदते हो, बट फार्मर्स को वो प्राइस जो है वो 1 रुपए का पड़ता है।
1 रुपए किलो में उनको अपना प्याज बेचना पड़ता है। कौन कमा रहा है यहाँ पे पैसे? हम नहीं, वो बीच में जो मीडिएटर्स थे, जो बीच में जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें काम कर रहे थे। इवन गवर्नमेंट को भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एमएसपी देनी पड़ रही थी, बट वो भी ठीक से नहीं दे पा रही है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। सो वो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम जहां पर एमएसपी थी तो सही, जब वही काम नहीं की, तो अब तो नया एग्जिस्टिंग सिस्टम जहां पे एमएसपी सिर्फ एक नाम की एमएसपी रह जाएगी कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ भाई मिल जाएगी, कहां से मिलेगी, कहां से वो डेटा आएगा? सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। Now at the conclusion, I would like to say this only कि भाई even if some experts believe that the newly passed farm bills will improve India's agricultural sector, trusting the government seems to be real hurdle for the country's farmer. कि government को trust कैसे करोगे? Again I am saying this is, it's not about the government, it's about the population that we guys are having. हमारी 130 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, हम कैसे किसी भी गवर्नमेंट में ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हर एक उसको अच्छे से देख पाए विदाउट हैविंग एनी रेगुलेटरी? अभी तक रेगुलेटरी थी एपीएमसी की और एमएसपी की, अब तो एपीएमसी के बाहर जाके फार्मर काम कर सकता है, बेच सकता है। एपीएमसी का कोई से रह ही नहीं जाएगा। एपीएमसी इज देयर बट उसका कोई से नहीं रह जाएगा क्योंकि वो बाहर जाके बेचेंगे। प्राइवेट प्लेयर्स पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ट्रस्ट कर सकते हो कि वो कम पैसा लें आपसे? वो उतना ही पैसा लेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स उतना ही पैसा फार्मर्स को पे करेंगे जितना वो चाहेंगे। और फार्मर्स बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि वो इलिटरेट होते हैं काफ़ी जगह पे उनको समझ नहीं होती, काफ़ी जगह पे वो गरीब होते हैं, काफ़ी जगह पे उनके बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में, शादी करानी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। उनको देश के लिए अनाज भी उगाना है, उनको अपना पेट भी पालना है। हमारे लिए तो सिर्फ अपने आपको ठीक करना है, बट उनके लिए बहुत सारे काम एक्स्ट्रा बर्डन की तरह पड़ते हैं। तो आप कंट्री के फार्मर पे ये बोझ नहीं डाल सकते कि वो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करे, ट्रस्ट करे, क्योंकि ट्रस्ट तभी बिल्ड होता है जब उसके पीछे ऐसे काम उन्होंने देखे हों, बट उनको नहीं मिला है। आपने देखा 66% को ही एमएसपी मिल पाया है और 94% आर एमएसपी लेस विदाउट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। अगेन मैं बहुत बार कहता हूं अपने लेक्चर्स में कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को ठीक करना पड़ेगा, ढांचों को ठीक करना पड़ेगा। फ्रॉम द रूट कॉज वी हैव टू फाइंड इट आउट और हमें उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। द फ्री मार्केट में हार्म लैक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर्स। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है, या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं जो फार्म पे काम करते हैं, तो उनको भी कितनी दिक्कत होगी, ठीक है। वो लैक्स में है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स की तादाद लैक्स भी नहीं करोड़ में है, हु हैव बीन रिमार्केबली प्रोडक्टिव, जो कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा काम करते हैं। मतलब लैक्स करोड़ में, तो सोचो कितना सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते होंगे। हम जब खा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से खा रहे हैं। एंड शोर्ड अप द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को भी बढ़ाते हैं इवन ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम पे आपको पता होगा सिर्फ एक ही सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो पॉजिटिव में गया, और वो था एग्रीकल्चर। और आप ऐसे सेक्टर को ऐसे अंडर एस्टिमेट करके, ऐसे अनएड्रेस करके उनके ऊपर कोई भी लॉ लगा दोगे। सो वी हैव टू थिंक, आवर गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक। दैट्स इट गाइज, यही है इस पूरे उसका कंक्लूजन जो हमने इस पूरे टॉपिक को एड्रेस किया। आई होप आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक अच्छे मैनर में आवाज़ उठाइए। गवर्नमेंट को अलग अलग पोस्ट पे टैग कीजिए, आप उनसे बोलिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, सोल्यूशन दीजिए। क्रिटिसिज्म मत कीजिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, सोल्यूशन दीजिए। पॉलिटिकल जार्गन्स का हिस्सा मत बनिए, पॉलिटिकल गेम्स का हिस्सा मत बनिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट से दिक्कत है, आप काम कीजिए, अपने लेवल पे काम कीजिए, दोस्तों के साथ मिलके काम कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। किसी को गाली दे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको काम करना है, आपको देश को बेहतर बनाना है, तो सो चैरिटी बिगिंस एट होम। सो आप खुद से उसको चालू कीजिए। फार्मर्स के लिए सोचिए, अपने गांव होम टाउन के फार्मर्स के लिए सोचिए जहां पर आपका होम टाउन होगा। सो उनसे बात कीजिए, क्या एक्चुअल में रूट कॉज पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके सोल्यूशन आप निकाल के अलग अलग आप पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, आप गवर्नमेंट को टैग कर सकते हो। थिंक अबाउट सम डिफरेंट मेथड्स, और गवर्नमेंट को तो एक काम करना ही चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।